Namaskar. This is Dr. Anjali Avidya, Professor Physics, Government Nagarjuna PG College of Science, Raipur, Chhattisgarh. The Illusion of Time, Part 2, Scientific Aspects of Time. ये है इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक. ये उसी कंटिन्यूएशन में है जिसमें पार्ट 1 में हमने फ़िलॉसफी ऑफ टाइम पर बातचीत की थी और इस कंक्लूजन पर पहुँचे थे कि दुनिया की सारी फ़िलॉसफी टाइम को एक इल्यूजन ही मानती हैं. वेद भी ये मानता है कि जड़ संसार के लिए समय अपनी सुविधा के लिए एक साइकिल के रूप में गणना के लिए माना जाता है, जिसमें सृष्टि बनती है, चलती है और लय हो जाती है, जबकि आध्यात्मिक जगत के लिए सिर्फ और सिर्फ वर्तमान रहता है. मध्यस्थ दर्शन भी कहता है कि सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है, इसलिए सिर्फ वर्तमान ही है जिसमें मानव विकास करता है, जागृति को प्राप्त होता है. हाँ, क्रिया की अवधि को नापने के लिए ज़रूर काल की गणना की जा सकती है. वेस्टर्न साइंटिस्ट भी लगभग यही मानते हैं. तो आइए अब देखें कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल टाइम आखिर क्या है. कहीं वो भी तो इल्यूजन नहीं. तो जो फिज़िकल टाइम होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम घड़ी से नापते हैं, किसी भी मूवमेंट को नापने के लिए, किसी भी क्रिया को नापने के लिए हम घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और इसे हम फिज़िकल टाइम कहते हैं, जो किसी भी घटना पर निर्भर नहीं करता, फिक्स रहता है. बायोलॉजिकल टाइम हमारा दिमाग है, जो एक मशीन, टाइम मशीन की तरह काम करता है और हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब इस बायोलॉजिकल क्लॉक पर डिपेंड करती हैं और ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसा हम आगे देखेंगे. सबसे परेशान करने वाला होता है साइकोलॉजिकल टाइम, जिसकी वजह से हम हमेशा भूतकाल की चिंता और भविष्य की परेशानियों में उलझे रहते हैं और वर्तमान को नहीं जी पाते. सवाल ये उठता है कि आखिर इनमें से कौन सा समय सही माना जाए. बायोलॉजिकल टाइम बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए है, साइकोलॉजिकल टाइम जो है वो हमारे मेंटल एक्सपीरियंस के लिए है और फिज़िकल टाइम एक फंडामेंटल टाइम है जो भौतिक गतिविधियों को नापने के लिए हम उपयोग में लाते हैं. अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें तो इसकी खोज की थी हॉल, रॉसबैश और यंग ने, जिसके लिए इन्हें 2017 में नोबेल प्राइज़ मिला. ये डिस्कवरी थी सर्कैडियन रिदम की. ये सर्कैडियन रिदम सनराइज़ के साथ शुरू होता है और उसके साथ ही हमारे शरीर के अलग अलग अंग अपनी एक्टिविटी शुरू करते हैं, बायोकेमिकल्स का रिसाव शुरू करते हैं जो हमारे शरीर के सुचारू रूप से चलने के लिए ज़रूरी होता है. सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन, फिर स्टमक, स्प्लीन, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर, और इस तरीके से हमारे शरीर के अलग अलग अवयवों के काम करने की जो मैक्सिमम एफिशिएंसी का टाइम है वो इस बायोलॉजिकल रिदम के हिसाब से चलती है. ये जो सर्कैडियन रिदम है या बायो रिदम है ये 24 घंटे में बटी हुई है और बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस इसमें समाये हुए हैं और इसमें से हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कब कब हम फोकस कर सकते हैं. जैसे 10 से 12 बजे के बीच सुबह और 4 से 8 बजे के बीच हमारा एक्टिव टाइम रहता है और काफ़ी लंबा समय हम सोने में ही गंवा देते हैं. 20,000 नर्व सेल हैं जिन्हें सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस और SCN कहा जाता है. ये हमारे ब्रेन में स्थित होते हैं और इन्हें हम क्लॉक जीन्स कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रिकल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स के थ्रू. ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सनलाइट हमारी आँखों से ब्रेन तक जाती है, उस पार्ट तक जिसको हम SCN कह रहे हैं, उस सनलाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, उसकी इंटेंसिटी के अनुसार हमारा ये बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है. और इसलिए इसको रेगुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिन के समय हम ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट में रहें और रात के समय अंधेरे में, ताकि ये बायोलॉजिकल क्लॉक सही तरीके से चले. अगर ये बायोलॉजिकल क्लॉक सही तरीके से नहीं चलती तो ये हमारा इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है, स्लीप को प्रभावित करती है, हीलिंग ऑफ टिश्यू
रिपेयरिंग प्रोसेस को प्रभावित करती है। और अगर ये सर्कैडियन रिदम अगर ख़त्म हो जाए तो टाइप 2 डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़, ओबेसिटी और कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकती है। वास्तव में हमारे दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है जो इस बायोलॉजिकल रिदम या सेंस ऑफ टाइम को जनरेट करता है। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसको टाइम का सेंस होता है। जब हमारे दिमाग में कोई नई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उसको अच्छी तरह समझने के लिए उसको एक सीक्वेंस में जमाते हैं और डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में उसका उपयोग करते हैं। एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि एमिगडाला एक हमारे ब्रेन में पॉइंट होता है जहाँ पर हमारी मेमोरीज़ बनती हैं। और ये जो मेमोरीज़ बनने का टाइम है यही किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का भी टाइम होता है। जितनी ज़्यादा मेमोरीज़ होंगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमको किसी घटना को समझने में। लेकिन ये जो ब्रेन है इसका जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होता है मेमोरीज़ के बनने का या किसी घटना को एनालाइज करने का, ये बहुत ख़ास होता है। और हमारा ब्रेन एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। अगर हम ये कहें कि हम आज में जी रहे हैं, हम प्रेजेंट में जी रहे हैं, इस मोमेंट में जी रहे हैं, तो ये कहना न्यूरोलॉजिकली बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ मिली सेकेंड लेता है। किसी भी दृश्य को जब हम देखते हैं तभी भी हम प्रेजेंट में नहीं रहते, क्योंकि उस दृश्य को देखने और समझने के बीच में कुछ मिली सेकेंड का फासला रहता है। जब हम कोई दृश्य देखते हैं तो हमारा दिमाग सबसे पहले कलर की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, फिर मोशन की इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर फॉर्म यानी कि रूप को प्रोसेस करता है। और फिर इन सारी चीज़ों को वो सिंक्रोनाइज़ करता है और ये सिंक्रोनाइजेशन ये सब्जेक्टिव होता है। ये उस घटना से प्रभावित हो जाता है। अलग अलग घटनाओं के सिंक होने का टाइम अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई खिलाड़ी हमारे सामने बॉल को टप्पा दिलाता है तो हम एक साथ दोनों चीज़ें घटनाएं देखते हैं कि बॉल ज़मीन पर पड़ी और ठीक उसी समय आवाज़ आई। लेकिन अगर वो खिलाड़ी हमसे बहुत दूर हो तो इन दोनों में सिंक करने में थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन का काम है ये ब्रेन हमको करके देता है ताकि उस घटना को समझने में हमें आसानी हो। और ये जो समय है जो ब्रेन को प्रोसेसिंग में लगता है, मनुष्य के लिए ये 80 मिली सेकेंड होता है इस पूरी स्टोरी को बनाने में किसी घटना की। और ये डिपेंड करता है कि हमारे मेधस तंत्र से हमारे ब्रेन की दूरी कितनी है। अब जिराफ को लें, उसकी गर्दन इतनी लंबी है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को जानने में 80 मिली सेकेंड से कहीं ज़्यादा समय लगते हैं। लेकिन प्रकृति ने इतने सुंदर तरीके से इस प्रोसेस को डिज़ाइन किया है कि जिराफ या कोई भी ऐसा प्राणी इतना सुस्त ना हो जाए उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक कि वो अपने ऊपर होने वाले हमले को भी जज ना कर सके, उसे एनालाइज ना कर सके। वास्तव में जब पहली बार टेलीविज़न पर ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई थी, कास्टिंग शुरू हुई थी, तो इंजीनियर्स इस बात से बहुत परेशान थे कि जो विजुअल्स, जो वीडियोस आ रहे हैं उनकी स्पीड, लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है और जो ऑडियो है उसकी स्पीड कम होती है। तो जब कोई फिल्म चलेगी तो लिप सिंक नहीं हो पाएगा, मतलब आवाज़ देर से पहुंचेगी और वो डायलॉग पहले बोल चुका गया होगा, तो लगेगा कि जैसे बहुत बैडली डब्ड एक फ़िल्म हम देख रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये जानकर चैन की सांस ली कि इन्फॉर्मेशन की आपस में सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक विगल रूम होता है जहाँ पर ये सारा हिसाब किताब हमारा ब्रेन खुद ही बिठा लेता है, चीज़ों को सिंक कर लेता है। और ये अगर कुछ मिली सेकेंड के भीतर होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टेलीविज़न पर हम आराम से प्रोग्राम्स को देखते हैं बिकॉज ऑफ दिस विगल रूम इन आवर माइंड। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल टाइम की। ये एक बहुत ही नॉन प्रोडक्टिव तरीका है एक्चुअली समय के परसेप्शन का, जो हमें पास्ट और फ्यूचर में उलझाए रखता है। इसकी वजह से हम घटनाओं के सीक्वेंस को भी अपनी विल पावर से या अपनी सोच से आगे पीछे कर लेते हैं। टाइम डिलेशन इफ़ेक्ट जो है वो साइकोलॉजिकल टाइम के अंतर्गत आता है कि जिसमें बहुत सारे हमारे जो मनोभाव हैं वो घटनाओं की स्पीड को नियंत्रित करते हैं या समय की स्पीड को नियंत्रित करते हुए हमें जान पड़ते हैं, जबकि एक्चुअल ऐसा नहीं होता है।
वास्तव में मनुष्य की जो कल्पनाशीलता है उसकी वजह से ही वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है पूरी प्रकृति में। हम इमेजिन कर सकते हैं, हम में कल्पनाशीलता है, लेकिन यही इमेजिनेशन हमें पास्ट की मेमोरीज़ में और फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के बीच उलझाए रखता है और हम प्रेजेंट को जी नहीं पाते हैं। All negativity is caused by an accumulation of psychological time and denial of the present. तो हमारे सारे दुख का जो कारण है वो ये साइकोलॉजिकल टाइम है जो हमें पास्ट और फ्यूचर में उलझाए रखता है। साल्वाडोर डाली ने 1931 में एक रियलिस्ट पेंटिंग बनाई थी जिसमें कि समय पिघलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि क्लॉक जो एक फ़िक्स टाइम देती थी, जो प्रेजेंट का टाइम देती थी, वो समय पिघल कर पास्ट और फ्यूचर से मिल जाता है। इनमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, जो कि हमारी सारी मुसीबतों की जड़ है। अगर हम कोई अच्छा टेलीविज़न प्रोग्राम देखते हैं तो लगता है समय पंख लगा कर उड़ गया, लेकिन अगर हमें भूख लगी है और खाना आने में देर होती है तो हमें लगता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसकी लाइफ में एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, वो एक रूटीन लाइफ जीता है तो कम मेमोरीज़ बनती हैं और इसकी वजह से उनको लगता है कि समय बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। तो हमारी मेमोरीज़, अगर हमारे दिमाग में नई नई मेमोरीज़ बनेंगी तो हमारा दिमाग एक्टिव रहेगा और जो समय है वो बहुत आराम से गुजरेगा। फियर ऑल्सो स्लोज द टाइम परसेप्शन। अगर हम किसी रोलर कोस्टर में बैठे हुए हैं तो आपको पता है कि जब रोलर कोस्टर नीचे आता है बहुत तेज़ी से तो हमारा कलेजा मुंह को आ जाता है और इस समय हमको लगता है कि जैसे ये समय रुक गया है और कब ये रोलर कोस्टर जल्दी से नीचे जाए और हम चैन की सांस लें। जो एंटिसिपेशन होता है फ्यूचर के बारे में, जो हम शेख चिल्ली की तरह ख्वाब बुनते हैं, वो भी एक तरीके का साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें उलझ कर हम अपना सारा समय नष्ट कर देते हैं। जैसे कि हम किसी कंपनी का CEO बनना चाहते हैं, उसके लिए अगर हम कोई अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, तो काफ़ी लंबा समय हम उसमें बर्बाद कर सकते हैं। इसी तरीके से साइकोलॉजिकल टाइम हमको अभी में जो वाइब्रेंसी है, जो ब्रिलियंस है, उससे अलग कर देता है और हमको एक अनसेटिस्फैक्ट्री लाइफ देता है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे कि प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, आशा करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन सब कुछ अच्छा होने के लिए हमको खुद मेहनत करनी होगी। अगर वो किए बिना हम सिर्फ एक विशफुल थिंकिंग के ट्रैप में उलझ जाते हैं तो वो समय पूरा का पूरा जो प्रेजेंट है वो गंवा देते हैं। डोपामाइन जो है वो इस टाइम के परसेप्शन को कंट्रोल करता है और रिक्रिएशनल ड्रग्स जो हैं वो हमारे टाइम के परसेप्शन को स्पीड अप कर देते हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे जीवन में जो हमारे मनोभाव हैं वो हमारे टाइम के परसेप्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे कि जब हम बोर होते हैं तो हमको लगता है कि टाइम बहुत फैल गया, और ये तब होता है जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि जो काम हम करना जानते हैं वो हमारा स्किल, जैसे 2 का पहाड़ा कोई बच्चा जानता है और उससे 2 का पहाड़ा पढ़ने के लिए कह दिया गया, 1 बार 2 बार तीसरी बार में वो बोर हो जाएगा, क्योंकि जो उसका स्किल है और जो उसे डिफ़िकल्टी लेवल जो दिया गया है काम का, वो दोनों मैच करते हैं और वो बहुत आसानी से वो काम कर लेता है। तो आसान काम से हम बोर होने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हमें कोई काम नहीं आता, जैसे हमें जावा में प्रोग्रामिंग नहीं आती और हमें कोडिंग करने कह दिया गया, तो हम में एग्जाइटी आ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, फियर ऑफ फेलियर होगा और ऐसा लगेगा कि ये जो समय है ये किसी तरह से जल्दी से गुजर जाए, समय गुजरता नहीं है। और इस तरीके से ये जो डिफ़िकल्टी लेवल है और स्किल सेट है, इनके बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो समय का परसेप्शन हमारे लिए बदलता रहता है। और वास्तव में हम खुश तब रहते हैं जब हमारे पास जो प्रतिभा है, जो क्षमता, योग्यता, पात्रता है और जो काम हमें मिला है, इनके बीच में सिंक्रोनाइज़ हो जाए तो हमारा समय आसानी से और खुशी खुशी गुजरता है। जैसे कि कोई बच्चा हमेशा प्रेजेंट में रहता है। अगर हम भी प्रेजेंट में फ़ोकस करें, जिस दौरान हम डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं या किसी भी क्यू में खड़े हुए हैं, हम आसपास की घटनाओं को देखें, फील करें, स्मेल के बारे में सोचें, जो सुन रहे हैं उन घटनाओं को महसूस करें, तो हम प्रेजेंट को जी पाएंगे। और इसकी बजाय कि हम दिमाग में कुछ उधेड़ बुन में लगे रहें। तो प्रेजेंट में जीना इस बच्चे की तरह खुशहाली से जीना होता है।
या फिर अगर हम कोई नया काम सीखें, नई चीज़ें देखें, कुछ नया पढ़ें, तो भी हमारा टाइम जो है वो बहुत आसानी से गुज़रता है। मल्टीटास्किंग से बचना भी इस साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने का एक बहुत बड़ा उपाय है। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल एक साथ खोल देने से कंप्यूटर हैंग हो जाता है, तो वैसे ही मल्टीटास्किंग मतलब एट ए टाइम बहुत सारे काम करने से हमारी क्रिएटिविटी भी हैंग हो जाती है। हम इनोवेटिव काम नहीं कर सकते, हम कोई अच्छा या परफेक्शन के साथ कोई काम नहीं कर पाते, बस काम को किसी तरीके से पूरा कर देते हैं। तो इसलिए मल्टीटास्किंग से बचना साइकोलॉजिकल ट्रैप से बचने का एक बहुत बड़ा उपाय है। तो हमें प्रकृति की तरह जीना चाहिए इन नाउ, लेकिन हमारे दिमाग की बनावट कुछ ऐसी है कि जो हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देती है। वास्तव में हमारा दिमाग कैसे डेवलप हुआ? अभी भी वैज्ञानिकों के सामने एक प्रश्न है कि ह्यूमन ब्रेन का साइज़ इतना बड़ा क्यों हो गया? तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि जितना एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होगा, उतना ज़्यादा ब्रेन में लॉजिक और रीजनिंग डेवलप होगी, उतना ज़्यादा सर्वाइवल के लिए उस ब्रेन को काम करना होगा, और उतनी ज़्यादा उसमें लेफ़्ट ब्रेन की एक्टिविटी और राइट ब्रेन की एक्टिविटी डेवलप होगी। मनुष्य, जब आप ये सोचिए कि जब मानव रूप में आया था, तो उसके आसपास न रहने को घर का कॉन्सेप्ट था। प्रकृति में भी बहुत सारे उठापटक होती रहती थी, कभी भूकंप आ गया, कभी तूफान आ गया, जंगल जानवरों से भरे हुए थे, कोई सेफ जगह नहीं थी, खाने के लिए हर रोज़ कुआं खोदना पड़ता था। इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उसके दिमाग को ग्रो करने के लिए बहुत टाइम मिला, और दिमाग इस तरह से ग्रो हुआ ताकि हर हाल में सबसे पहला उसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रीज़न या डिसीजन मेकिंग का कारण होता था वो था सर्वाइवल। तो हमारा ब्रेन जो है उसमें रीज़निंग इसलिए डेवलप हुई ताकि हम चीज़ों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, उन्हें याद रखें, उनकी प्रोसेसिंग करें, एनालाइज़ करें, और एनालाइज़ करने के बाद जज करें कि क्या सही है क्या गलत, एक रीज़निंग डेवलप करें, किसी समस्या को सॉल्व करने में इस पूरे प्रोसेस का, अपने दिमाग का उपयोग करें, और अंत में डिसीजन लें कि ये जो चीज़ें मेरी आंखों के सामने घट रही हैं ये मेरे सर्वाइवल के लिए सही है या नहीं। जितनी ज़्यादा हमारे ब्रेन को एक्सपोजर मिलता है उतना ज़्यादा ब्रेन डेवलप होता है। ये कहा जाता है कि जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसे ही जीव जंतु होते हैं, वैसे ही पौधे जन्म लेते हैं, लेकिन ये प्रोसेस वाइस वर्सा भी होता है। मतलब जो ऑर्गेनिज़म जो होता है वो भी एनवायरनमेंट को प्रभावित करता है। जैसे मनुष्य ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कितना बदल दिया और अपने सुविधा के लिए उसने कितनी चीज़ों को जनरेट किया। तो जितना कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होगा ब्रेन को डेवलप होने के लिए उतना ही टाइम मिलता है। और इस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा एक डिडक्टिव लॉजिक पे काम करता है। डिडक्टिव लॉजिक का मतलब ये होता है कि अपने पुराने एक्सपीरियंस के आधार पर जब वो कोई नई चीज़ देखता है तो उसको पुराने से कंपेयर करता है और कंफर्म करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो कोई नई चीज़ अगर उसके सामने घटती है तो उसके लिए जजमेंट देना, डिसीजन मेकिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को छूने से जल गया था तो अगली बार जैसे ही कोई गर्म चीज़ सामने आती है तो डिडक्टिव लॉजिक से हम उस घटना को याद करके ये कहते हैं कि हमें हाथ यहाँ नहीं डालना है, और उस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन अभी कोरोना वायरस के केस में अगर हम देखें कि एक नई घटना थी, उसके पार पाने का उपाय हमारे सामने नहीं था, तो हम ऑब्जर्वेशन करते गए कि कोरोना वायरस का पैटर्न क्या है, कैसे फैलता है। फिर हमने एक हाइपोथेसिस बनाई, उस हाइपोथेसिस के आधार पर हमने एक थियरी बनाकर एक ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेटल किया। लेकिन यहाँ पर ये इंडक्टिव लॉजिक से काम करने पर ये हुआ कि क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन में कुछ कमी होती है या हमारे रीज़निंग में कहीं कोई गलती आ जाती है, उस वजह से वो थियरी जो है वो कंप्लीट थियरी हम नहीं बना पाते हैं। तो इंडक्टिव लॉजिक में फ़ेल होने का खतरा रहता है। इसीलिए हमारा ब्रेन इस तरीके का बना हुआ है कि वो हमेशा पास्ट की मेमोरीज़ के बेस पर वो निर्णय ले, और ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारा ब्रेन डिडक्टिव लॉजिक पर काम करता है और हमको हमेशा पास्ट से जोड़े रखता है।
तो जैसा हमें कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसा एक्सपोजर मिलेगा, वैसे हम सीखते भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम हार्ड वायर्ड हैं कि एक बार जो सीख लिया वो सीख लिया। नई चीज़ें भी हम सीखते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे दिमाग को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा नई चीज़ें सीखना ज़रूरी है, ताकि हमारा दिमाग पास्ट और फ्यूचर के इस मकड़जाल से बाहर निकल सके। तो हमारा ब्रेन एक टाइम मशीन है, ऐसा हम ब्रेन की स्टडी करने के बाद कह सकते हैं। ये पास्ट मेमोरी और फ्यूचर एंटिसिपेशन के इवेंट्स को जोड़ता है और हमारे बिहेवियर को, हमारे व्यवहार को डिसाइड करता है। और इस व्यवहार, जो भी व्यवहार हम करते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग हम करते हैं, वो सब का सब सर्वाइवल के लिए होता है। तो इस टाइम मशीन की तरह काम करने वाले ब्रेन की वजह से हम जो रियल प्रेजेंट है उसको कभी नहीं देख पाते। अब हम बात करते हैं फ़िज़िकल टाइम की। तो फ़िज़िकल टाइम जो है वो क्वार्ट्ज़ क्लॉक या सीज़ियम एटम के वाइब्रेशन से नापा जाता है। क्वार्ट्ज़ क्रिस्टल को एक ख़ास शेप में काट कर उसको एक ऑसिलेटर का फॉर्म दिया जाता है, जिसकी लीड्स को हम एक मोटर से जोड़ देते हैं जो घड़ी के कांटों से जुड़ी होती है, और ये घड़ी टिक टिक करती हुई हमको समय बतलाती है। बेसिकली ये जो समय है ये किसी क्रिया की अवधि को नापने के लिए, किसी मूवमेंट को नापने के लिए होता है। और अगर कोई मोशन ना हो, अगर कोई चेंज ना हो, तो ये इस घड़ी का कोई उपयोग नहीं है। तो फिज़िक्स में टाइम को जस्ट एक फोर्थ डायमेंशन कहा गया है, जिसको हम न टच कर सकते हैं, न टेस्ट कर सकते हैं। बस हम उसके पैसेज ऑफ टाइम को नाप सकते हैं। तो न्यूटन ने जब क्लासिकल फिज़िक्स के सिद्धांतों का, गति के नियमों का प्रतिपादन किया, तो उनके सामने ग्रीक फ़िलॉसफ़ी थी, जिसमें यह कहा गया था कि स्पेस और टाइम वो स्टेज है जिस पर सारी घटनाएं घटती हैं। तो ये स्पेस और टाइम फिक्स हैं और सारी घटनाएं उनके भीतर घटती हैं, इसलिए स्पेस और टाइम स्थिर रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आया जब 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के इक्वेशंस को खोजा, और उन्होंने ये बतलाया कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म हर जगह यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ हो रहा है, लेज़र्स, वाईफाई, मोबाइल, राडार, जीपीएस, सब जगह वो काम कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम उसके साथ ये था कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट थी, अगर हम स्थिर हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कुछ और थी, और अगर हम किसी मूवमेंट में हैं, मान लीजिए हम ट्रेन में जा रहे हैं, हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, हम रॉकेट में जा रहे हैं, तो वहाँ स्पीड ऑफ लाइट बदल जाती थी अगर हम मैक्सवेल के इक्वेशंस को सॉल्व करते थे और उससे लाइट की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते थे। तो ये जो इनवेरिएंस था कि भौतिकी के नियम का स्वरूप कभी नहीं बदलता, चाहे हम जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उन नियमों को देख रहे हैं वो स्थिर हैं या गतिशील हैं। तो ये न्यूटोनियन फिज़िक्स यहाँ पर काम नहीं आ रहा था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉरेंट्ज़ ने 20th सेंचुरी में एक नया मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लाया, जिसको कि लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहा जाता है। और इस लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ने पूरे फिज़िक्स में कैलकुलेशन के या मैकेनिक्स की स्थितियों को बदल दिया, क्योंकि हम ये चाहते थे कि प्रकाश का वेग स्थिर रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस का स्वरूप ना बदले, भौतिकी के समीकरणों का स्वरूप ना बदले। तो ये ज़रूरी था कि जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स थे, MLT, दैट इज़ मास, लेंथ एंड टाइम, अगर भौतिकी के इक्वेशंस का स्वरूप नहीं बदलना था तो इन तीनों को गति के साथ परिवर्तन ज़रूरी हो गया। मतलब एक चीज़ को स्थिर रखने के लिए दूसरी चीज़ में बदलाव हमको लाना पड़ा। तो जो फंडामेंटल चीज़ें थी, मास भी वेलोसिटी के साथ बदलने लगा, लेंथ भी वेलोसिटी के साथ, दूरी भी बदलने लगी, यानी कि स्पेस भी बदलने लगा, और टाइम भी वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी पर निर्भर करने लगा। और इसके आधार पर आइंस्टीन ने स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी दी 1905 में, जिसके दो भाग थे। पहले में उन्होंने कहा कि सभी इनर्शियल फ्रेम में भौतिकी के नियमों का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है, और इसके लिए लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करना आवश्यक हो गया था, ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस का स्वरूप भी ना बदले। तो
पहला पार्ट ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का था, और दूसरा पार्ट ये था कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है और प्रकाश का वेग हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्थिर रहता है। स्थिर और गतिशील फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ प्रकाश का वेग नहीं बदलता। तो इस प्रकार से जब स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी आई तो क्लासिकल फिज़िक्स का जो स्थिर स्पेस और टाइम का सिद्धांत था वो बदल गया, टाइम गति पर निर्भर हो गया। कैसा स्पेस टाइम न्यूटन के स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर हमको दिखाई देगा? तो जो एल्बर्ट आइंस्टीन के स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर, तो एल्बर्ट आइंस्टीन के जो गुरु थे मिन्कोव्स्की, उन्होंने एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने ये बतलाया कि एक टाइम जो है वर्टिकल एक्सिस में आपको जैसा दिखाई दे रहा है, और स्पेस जो है वो फ्लैट, एक डायमेंशन इसमें से गायब किया हुआ है ताकि हम इसको विजुअलाइज कर सकें। तो जो टाइम है वो प्लस इन्फिनिटी डायरेक्शन में जा रहा है, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वो फ्यूचर बतला रहा है, और जब वो माइनस इन्फिनिटी डायरेक्शन में डाउनवर्ड जा रहा है तो वो पास्ट को बतला रहा है। अगर एक लाइट फ्लैश करते हैं हम इन दोनों कोन के सेंटर पॉइंट पर जो कि प्रेजेंट है, तो आप देखेंगे प्रेजेंट का सिर्फ एक इंस्टेंट होता है, वो इतना थिन है हमारा प्रेजेंट, और जब लाइट फ्लैश होती है तो वो एक स्थिर वेग से चलते हुए एक कोन का निर्माण करती है। तो ये लाइट जो फ्लैश होती है सभी दिशाओं में एक समान वो फैलती है, लेकिन जो पार्ट फ्यूचर के डायरेक्शन में जा रहा है, उस कोन का जो भाग, वो फ्यूचर इवेंट्स को बतलाएगा, और जो पास्ट के डायरेक्शन में जा रहा है वो पास्ट इवेंट बतलाएगा। और इस तरीके से जो हमारा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम है वो इन 2 लाइट कोन्स के बीच पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को प्रदर्शित करेगा। तो 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट आने के बाद आइंस्टीन ने 1907 में ये सोचा कि जैसे कि न्यूटन की थियरी ने मैकेनिक्स के साथ साथ ग्रेविटी को भी जोड़ा था, और गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करने वाले कणों के लिए इक्वेशंस डिराइव किए थे, उसी तरीके से स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी और इस 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में भी ग्रेविटी को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। 1911 में उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आइंस्टीन जो थे वो एक पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, उनके पास कोई लैब तो था नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादातर थॉट एक्सपेरिमेंट किया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि कोई व्यक्ति अगर पृथ्वी पर खड़ा हुआ है तो वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में अपना वेट महसूस करता है। अब अगर कोई रॉकेट जो कि एक निश्चित त्वरण, उसी गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करेगा, तो उसका भी द्रव्यमान उतना ही होगा। तो वहाँ पर वो इनर्शियल द्रव्यमान महसूस करेगा, और यहाँ पृथ्वी पर वो ग्रेविटेशनल मास अनुभव करेगा। लेकिन वस्तुतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है। तो जो मैकेनिक्स के लॉ नॉर्मल एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं, वही ग्रेविटी के लिए काम करेंगे। ये इक्विवेलेंस प्रिंसिपल 1911 में आइंस्टीन ने दिया। अब अगर ग्रेविटी के कारण जो है स्पेस टाइम प्रभावित होता है और स्पेस टाइम की ज्योमेट्री प्रभावित होती है, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया जब ग्रेविटी को स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में इंक्लूड करने की कोशिश की गई। तो वहाँ बहुत बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि अगर हम ग्रेविटी को सामान्य त्वरण माने, ग्रेविटी भी गति को प्रभावित करती है, हम ये माने, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लाइट स्पेस टाइम में ट्रैवल करती है और उसके सामने कोई बहुत बड़ा एक पिंड आ गया जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, तो वो लाइट को प्रभावित करेगी, एक्सेलरेट करेगी। तो क्योंकि हमको लाइट की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना था, तो आइंस्टीन को फिर अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को चेंज करना पड़ा। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जब ग्रेविटी इंक्लूड हुई तो उसको जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया, जिसके 2 भाग थे। पहला भाग जो है वो प्रिंसिपल ऑफ जनरल कोवेरिएंस कहलाता है कि सारे जो नियम हैं उनका स्वरूप स्थिर और गतिशील फ्रेम में एक जैसा रहता है। और दूसरा जो पार्ट है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का, वो वीक इक्विवेलेंस प्रिंसिपल कहलाता है, जिसमें कहते हैं कि ग्रेविटी इज़ यूनिवर्सल। तो अगर प्रकाश किसी बहुत बड़े
ग्रह गोल के आसपास से गुज़रता है या ब्लैक होल के आसपास से गुज़रता है, जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है। और जैसा कि आप चित्र के में देख पा रहे हैं कि स्पेस टाइम कर्व हो जाता है। ये आइंस्टीन का प्रेडिक्शन था, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का प्रेडिक्शन था कि क्योंकि लाइट तो सीधी आ रही है, किसी सूर्य से आने वाला प्रकाश या किसी तारे से आने वाला प्रकाश, वो तो सीधी रेखा में चल रहा है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो किसी ग्रह गोल से आने पर हमको बेंड होता हुआ क्यों दिखाई देता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ क्यों दिखाई देता है। तो इसकी वजह आइंस्टीन ने ये बताई कि स्पेस टाइम जो है वो खुद कर्व हो जाता है, वो खुद उसकी ज्योमेट्री में बदलाव आ जाता है, और इसकी वजह से जो रास्ता है प्रकाश का, वो रास्ता ही मुड़ गया। तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में भी चल रहा है तो क्योंकि रास्ता खुद मुड़ा हुआ है तो वो हमको कर्व दिखाई देता है। जैसे कि पृथ्वी पर जो अक्षांश और देशांश की रेखाएं खींची गई हैं, वो अगर हम देखते हैं तो एक फ्लैट नक्शे में तो वो स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन वास्तव में पृथ्वी तो कर्व्ड है, तो वो रेखाएं हमेशा कर्व्ड होती हैं। तो इस लाइट कोन के भीतर सारी घटनाएं घटती हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपस में कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है तो इस लाइट कोन को बनाने वाली जो रेखाएं हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन ना दिखाकर मुड़ती हुई दिखाई देती हैं, कर्व्ड स्पेस टाइम, जो कि मिन्कोवस्कियन स्पेस टाइम भी नहीं है, और जो पुरानी यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन से बने हुए यूनिवर्स की, स्टैटिक यूनिवर्स की कल्पना करती थी, वैसी भी नहीं है, बल्कि कर्व्ड स्पेस टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का जीस्ट है। कर्व स्पेस टाइम को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए दुनिया का नक्शा हमने ग्लोब में देखा तो हमें कर्व दिखाई देता है, लेकिन जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसी दुनिया के नक्शे को एक पेपर पर हम एक फ्लैट फॉर्म में ले आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो मुड़ा हुआ पेपर है उसमें रेखाएं आपस में पास आ जाती हैं, दूरियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं कर्व्ड होने की वजह से, और समय जो है वो घट जाता है, जिसे हम टाइम डिलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। जितनी ज़्यादा ग्रेविटी होगी ये कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, तो समय जो है उसमें जो कमी या वृद्धि है वो ग्रेविटी के कारण होती है, समय ग्रेविटी से प्रभावित होता है। आप कहेंगे कि इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? तो आजकल हम जीपीएस सिस्टम का उपयोग करते हैं किसी भी लोकेशन और टाइम को जानने के लिए। ये जीपीएस सिस्टम काम तभी कर सकता है जब हम ग्रेविटी के कारण स्पेस टाइम के कर्वेचर से टाइम में जो और दूरी में जो परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तन को माइनस कर दें। सैटेलाइट से जब कोई सिग्नल हमारी तरफ आता है, अगर रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाली चीज़ पड़ गई तो वो सिग्नल जो है वो एक्चुअल स्पेस, एक्चुअल लोकेशन और एक्चुअल टाइम नहीं बतलाएगा तब तक जब तक हम उसमें इस ग्रेविटी के कारण आने वाले परिवर्तन को माइनस ना कर दें। तो इस तरीके से जो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है वो एक ब्लॉक यूनिवर्स की कल्पना करती है जिसमें नाउ या प्रेजेंट जो है उसकी एक थिन लाइन होती है और उसके आगे इन्फिनिटी तक फ्यूचर होता है और पीछे इन्फिनिटी तक पास्ट होता है, और पास्ट और फ्यूचर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब कोई भी घटना पूर्व निर्धारित होती है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कॉसेलिटी ये कहता है कि अगर अपने बीज बोया है तभी पेड़ उगेगा। ऐसा नहीं कि पेड़ उग जाए फ्यूचर में अगर पास्ट में आपने बीज नहीं बोया है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करते समय कहीं ये नहीं कहता कि टाइम जो है वो क्वांटाइज्ड है, मतलब कि टुकड़ों में बटा हुआ है, छोटे छोटे टुकड़ों में। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स ने एनर्जी को कहा कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पैकेट्स में हमारे पास पहुंचती है, जिसको कि फोटॉन्स कहा जाता है। लेकिन टाइम को लेकर अभी तक उसने ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिस है, जिसको हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं, उसके अनुसार अगर हम देखें तो समय जो है उसका
सबसे छोटा मानक, जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को पार करने में लाइट को जो टाइम लगता है वो होता है 10⁻24 सेकेंड। इसको एक क्रोनॉन कहा गया। और ये कहीं बाहर से नहीं आया है, यह हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही कैलकुलेट किया गया। डेल्टा ई डेल्टा टी शुड ऑलवेज बी लेस देन h/4π। इस इक्वेशन से डेल्टा टी का मान 10⁻24 आता है, जिसे 1 क्रोनॉन यानी कि क्वांटा ऑफ टाइम कहा जा सकता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्वांटम मैकेनिक्स के भीतर ही उसकी अपनी थियरी में है। तो जो समय के स्केल हैं अगर हम देखें, क्वांटम मैकेनिक्स जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डील करता है, वो उसके लिए टाइम को क्रोनॉन्स में नापा जाता है। और जो सबसे छोटी दूरी कोई लाइट रे तय कर सकती है उसको प्लैंक के स्केल में नापा जाता है, जिसको 10⁻35 मीटर्स कहा जाता है। तो जो ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण हैं उनका जो स्केल होता है स्पेस टाइम का 10⁻35 मीटर, दैट इज़ प्लैंक स्केल, और 10⁻24 सेकेंड यानी कि क्रोनॉन के बराबर होता है। जो एटम्स होते हैं वो 10⁻5 मीटर के रेंज में होते हैं। और जो हमारे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स, ग्रह, गोल, आकाशगंगाएं हैं, वो हबल स्केल पर उनके डायमेंशंस को नापा जाता है, दूरियों को नापा जाता है, जो 10⁻35 मीटर के रेंज में होती हैं। तो 10⁻+35 से लेकर 10⁻⁻35 मीटर के स्केल में ये पूरा यूनिवर्स फैला हुआ है। और स्पेस टाइम एक एटम के रूप में क्वांटम मैकेनिक्स में देखा जाता है। ये स्पेस टाइम का जो एटम है, इनकी कुल संख्या जो विजिबल यूनिवर्स है उसमें 10⁻240 होने की कल्पना की गई है। और ये कहा जाता है कि ये जो स्पेस टाइम का एटम है ये लगातार बनता रहता है और बिगड़ता रहता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एक ये कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है स्पेस टाइम एटम का। तो जैसा कि हमने बात की कि एक ब्लॉक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास है, अगर हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी को टाइम की सही थियरी मानते हैं तो टाइम कॉज और इफ़ेक्ट के लॉ को फॉलो करता है। द पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड, फॉरगॉटन, एडिटेड और इरेज्ड, इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड। और अगर पास्ट फिक्स है तो फ्यूचर भी फिक्स है। दिस इज़ द रिलेशन ऑफ टाइम एंड कॉसेलिटी। लेकिन सीन कैरोल ने इस तरफ ध्यान आकर्षित कराया कि हमारे आसपास नेचर में जो घटनाएं घट रही हैं वो असिमेट्रिकल होती हैं टाइम में। मतलब कि अगर कोई एग है, अगर आपने एक एग लिया और उसको तोड़ दिया, तो एरो ऑफ टाइम पास्ट से फ्यूचर की तरफ अगर जाता है, अगर टाइम जो है वो कॉज और इफ़ेक्ट के रूल को मानता है, तो पास्ट में एग इंटैक्ट था और फ्यूचर में वो टूट गया। तो क्या एरो ऑफ टाइम को अगर हम रिवर्स कर दें तो ये टूटा हुआ एग वापस सॉलिड एग में बदल जाएगा, इंटैक्ट एग में बदल जाएगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही ये परिकल्पना की गई थी बिग बैंग के समय, सब कुछ ऑर्डर्ड था और बिग बैंग के बाद सब चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से फैलने लगी। लेकिन कॉस्मोलॉजी ये कहती है कि इस बिग एक्सपेंशन के बाद, बिग बैंग के बाद बिग कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और सब चीज़ें जैसे थी, मतलब बिग बैंग के पहले जैसे एक बिंदु पर पूरा यूनिवर्स टिका हुआ था, बिग क्रंच के बाद वो वापस वैसा हो जाएगा। तो कॉस्मोलॉजी के नियम और नेचर के नियम जो हमको दिखाई दे रहे हैं उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। दिस इज़ नोन एज एसिमेट्री ऑफ टाइम, कि एरो एक ही दिशा में चलता है, वन डायमेंशन में, पास्ट से फ्यूचर की ओर, जबकि जो भौतिकी के नियम हैं वो दोनों ही दिशा में, t को -t से बदलने में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। ये जो एरो ऑफ टाइम है इसको नापने का कई तरीके हैं इसको नापने के। ये एरो ऑफ टाइम हमको दिखाई देता है थर्मोडायनामिक्स में, ये एरो ऑफ टाइम कॉस्मोलॉजी में, रेडिएशन में, कॉज एंड इफ़ेक्ट में, वीक न्यूक्लियर फोर्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में दिखाई देता है। ये जो थर्मोडायनामिक एरो ऑफ टाइम है, रोवेली जिन्होंने कि क्वांटम लूप ग्रेविटी की थियरी बनाई, उन्होंने कहा कि यही हमारे टाइम को लेकर कन्फ्यूजन का कारण है, जो कि टाइम का थर्मोडायनामिक हाइपोथेसिस कहा जाता है, कि ब्रह्मांड की हर घटना लेस एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ बढ़ती है। हायर एंट्रोपी मतलब कि
केओस या डिसऑर्डर, तो पूरा यूनिवर्स या हर घटना जो है हमको केओस की तरफ ले जा रही है। और इसीलिए इस थियरी की वजह से हमारे दिमाग में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में टाइम को बांटने की बात आती है। वास्तव में ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो हमको ये बतलाता है कि एरो ऑफ टाइम जो है वो हमेशा लो एंट्रोपी से हाई एंट्रोपी की तरफ चलता है। तो वास्तव में जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया तो जब कोई नॉन इक्विलिब्रियम वाली घटना होती है, मतलब कोई घटना अचानक होती है, तो उसमें असिमेट्री अंडर टाइम रिवर्सल होता है, मतलब उसको वापस उसी क्रम में दोहराया नहीं जा सकता। अगर ब्लास्ट हो गया किसी बम से तो वापस उससे बम नहीं बनाया जा सकता सभी टुकड़ों को जोड़ के। लेकिन अगर कोई घटना बहुत स्लोली होती है, इक्विलिब्रियम को बनाए रखते हुए होती है, तो फिर देयर इज़ अ सिमेट्री अंडर टाइम रिवर्सल, मतलब टी को -t से चेंज कर दें अगर हम, या एरो ऑफ टाइम को रिवर्स कर दें, तो वो घटना ठीक वैसे ही वापस हमको होती हुई दिखाई देती है। और वास्तव में जितने भी भौतिकी के नियम बनाए गए हैं वो लेबोरेटरी के फ्रेम में कुछ अजम्पशंस, प्रिजम्पशंस के साथ बनाए गए हैं, इसलिए वो सभी टाइम को लेकर सिमेट्री बतलाते हैं। क्वांटम मैकेनिकल हाइपोथेसिस भी हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में टाइम को बांटने का कारण है। क्वांटम अनसर्टेनिटी ये कहती है कि हम कभी भी किसी वस्तु की स्थिति को और उसकी गति को सही नहीं नाप सकते। अगर हम नाप सकते तो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता और समय को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बांटने का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाता। कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में दिया गया था कि जब कोई स्टेट, क्वांटम स्टेट एंटेंगल स्टेट में रहता है, एंटेंगल रहता है, एक दूसरे से बंधा हुआ रहता है, तो उस समय एंट्रोपी कम होती है। और जब वो अलग अलग होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं वेव फंक्शन, तो इसको डी कोहेरेंस कहा जाता है, तो उस समय डिसऑर्डर बढ़ जाता है। तो जो क्वांटम मैकेनिकल एरो ऑफ टाइम है वो भी लेस एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, उसका उल्टा नहीं हो सकता। तो ये माना जाता था ग्रॉसली कि एरो ऑफ टाइम हमेशा पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलता है, जैसा हमारा दिमाग भी ये मानता है, हमारे मनोभाव जो हैं वो भी एक ही तरफ इशारा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको एक तरफ ले जाती हुई दिखाई देती हैं। जैसे कि कॉस्मोलॉजी, बिग बैंग के पहले और बिग बैंग के आखिर में हमको जो है वो टाइम का एक एरो दिखलाती है कि बिग बैंग हुआ, एक्सपेंशन हुआ और पास्ट से फ्यूचर की तरफ हम जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट वी सी एंड व्हाट वी हैव एज लॉज ऑफ फिज़िक्स। तो लॉज ऑफ फिज़िक्स और नेचर के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये टाइम के सिमेट्रिकल नेचर को लेकर है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, शोध आगे बढ़ा, तो ये देखा गया कि वास्तव में ये जो कॉसेलिटी का प्रिंसिपल है, कॉज और इफ़ेक्ट, पहले कॉज और बाद में इफ़ेक्ट, ये जो एरो ऑफ टाइम के लिए एक ब्रह्म वाक्य था, वो हमें कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स के आगे के जो क्वांटम कंप्यूटेशन के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं हमको टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस ब्रेकडाउन ऑफ कॉसेलिटी को, एरो ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने में एक एक्सपेरिमेंट का हाथ है। रोमेरो और कलीग्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड में, उन्होंने एक छोटी सी मशीन बनाई जिसको कि फोटोनिक क्वांटम स्विच कहा जाता है, जिसे आप चित्र में देख रहे हैं। ये जो स्विच है ये क्वांटम कंप्यूटर का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। तो रोमेरोस की टीम ने एक 2 पॉसिबल ऑपरेशंस को बतलाया कि एक ऑपरेशन है A और दूसरा है B। ये 2 अलग अलग क्वांटम स्टेट्स हैं और जो सुपरपोजिशन में रहते हैं। सुपरपोजिशन होने पर 2 अवस्थाएं आ सकती हैं, A की घटना पहले घटी और B बाद में घटा, या इसका रिवर्स, यानी कि B को पहले रखा और A को बाद में। ये दोनों ऑपरेशन का क्रम बदलने से, अगर ये दोनों ऑपरेशंस सुपरपोजिशन में हैं, एक दूसरे पे अध्यारोपित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो पहले A हो और B बाद में, या B पहले हो और A बाद में, इससे कोई फ़र्क हमारे क्वांटम कंप्यूटेशन पर नहीं पड़ता।
ये जो ए और बी का बदलना है, ये पोलराइजेशन ऑफ फोटॉन्स को चेंज करके किया जाता है। तो अगर ए और बी के ऑर्डर को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कॉज और इफ़ेक्ट के ऑर्डर को बदलने से भी क्वांटम कंप्यूटेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये ब्रेक डाउन ऑफ कॉसेलिटी है। और ये इस वजह से हुआ कि क्वांटम स्टेट्स जो होते हैं वो सुपर पोजिशन में रहते हैं, एंटेंगल्ड रहते हैं। ये जो एंटेंगलमेंट का आइडिया है ये 30 वर्ष पहले खोजा जा चुका था सेथ लॉयड ने, जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे। एंटेंगलमेंट एक बहुत ही अजीब सा फिनोमेना है जिसे आइंस्टीन भी स्पूकी एक्शन कहते थे। स्पूकी एक्शन इस तरह से है कि अगर किसी सोर्स से 2 इलेक्ट्रॉन या 2 फोटॉन जनरेट होते हैं और अगर हम उन्हें नहीं देखते तो हमें पता भी नहीं चलता कि उनका पोलराइजेशन का, उनके स्पिन का, उनके घूर्णन का डायरेक्शन क्या है, वो स्पिन अप है कि स्पिन डाउन है। अगर इन दोनों में से किसी एक भी फोटॉन के स्पिन को हम देखने की कोशिश करते हैं, जिस मोमेंट पर हम डिसाइड करते हैं कि जो पहला प्रोटॉन या पहला फोटॉन है, जिसको एलिस एंड बॉब एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, थॉट एक्सपेरिमेंट है ये, तो एलिस का अगर हमने फिक्स कर दिया स्पिन का जो डायरेक्शन है वो अप है, तो बॉब को बिना देखे हमको ये रिज़ल्ट मिलने वाला है कि उसका जो डायरेक्शन है वो स्पिन डाउन ही होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल्स एक साथ जनरेट हुए थे और एंटेंगल्ड हैं, एक दूसरे से एंटेंगल्ड हैं, उनके फ्यूचर एक दूसरे से एंटेंगल्ड हैं। अब एक साथ जनरेट होने के बाद अगर इन्हें इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी ले जाया जाए तब भी ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिग बैंग के समय जितने भी एलिमेंट्स बने, जितने भी अणु बने, वो सब एक दूसरे से एंटेंगल थे, क्योंकि वो एक साथ जनरेट हो रहे थे और इस वजह से वो सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इस स्पेस टाइम में ये पूरे के पूरे इंटेंगल पार्टिकल हैं, इसलिए कोई भी इवेंट पूरे कॉस्मोस में ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर जिसको वाटरशेड रिसर्च पेपर कहा गया 2009 में आया, और इसमें ये कहा गया कि वास्तव में ये जो एंटेंगलमेंट है यही एरो ऑफ टाइम को डिक्टेट करता है, उसको डायरेक्ट करता है, और इसी की वजह से पूरा यूनिवर्स जो है वो इक्विलिब्रियम में, संतुलन में रहता है। आइंस्टीन ने एंटेंगलमेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था उसी को क्वांटम लूप थियरी और क्वांटम मैकेनिक्स में जब फैलाव दिया गया तो हमको ये बात समझ में आती है कि वास्तव में एंटेंगलमेंट ही तो कहीं वो कारण नहीं जिसने स्पेस और टाइम को जनरेट किया है। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर 2 ब्लैक होल्स हैं जैसा आप चित्र में देख रहे हैं और इनके बीच में स्पेस टाइम है, स्पेस भी है और टाइम भी, क्योंकि यूनिवर्स की हर घटना स्पेस और टाइम के फ्रेम के भीतर ही होती है, क्योंकि सारा यूनिवर्स ही स्पेस और टाइम, यूनिवर्स के भीतर ही स्पेस और टाइम का सारा स्केल है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो 2 ब्लैक होल हैं और अगर इनके बीच स्पेस टाइम है तो ये वर्म होल से कनेक्टेड, एक टनल से कनेक्टेड माने जा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया कि ये वर्म होल तभी बनेंगे जब दोनों होल्स में के बीच में स्पेस टाइम होगा, जो कि आपस में इंटेंगल्ड पार्टिकल्स को जोड़ने का काम करेगा। और यही बात हम एंटेंगल्ड क्वांटम कणों के लिए भी कह सकते हैं। तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर 2 ब्लैक होल हैं और इनके बीच स्पेस टाइम उपस्थित है तो ये तभी संभव है जब दोनों ब्लैक होल के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्वांटम मैकेनिकली एंटेंगल्ड स्टेट में हैं। अगर जिस मोमेंट पर इन दोनों ब्लैक होल्स के पार्टिकल्स का एंटेंगलमेंट ब्रेक होता है, उस मोमेंट पर इन दोनों ब्लैक होल को जोड़ने वाला स्पेस और टाइम भी गायब हो जाता है। ये थियरी सीधे सीधे इस बात की तरफ इंगित करती है कि स्पेस टाइम तभी तक है जब तक एंटेंगलमेंट है। इस एंटेंगलमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए 2014 में क्वांटम ग्रेविटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसे होलोग्राफिक यूनिवर्स की परिकल्पना की जिसको एडीएस यूनिवर्स या एंटी डी सिटर यूनिवर्स कहा जाता है, जिसमें उन्होंने ये बतलाया कि वास्तव में जो एमर्जेंस ऑफ स्पेस टाइम है, होलोग्राफिक एमर्जेंस ऑफ स्पेस टाइम, वो
इट इज़ जस्ट लाइक अ क्वांटम एरर करेक्टिंग कोड। हाई एनर्जी फिज़िक्स में पब्लिश्ड एक पेपर में उन्होंने ये बतलाया कि जैसे कि होलोग्राफ में होता है कि हम एक 3 डायमेंशनल इमेज जनरेट करते हैं 2 लेज़र बीम को इंटरफेयर करा के, तो उसकी जो छवि है वो 2 डायमेंशन में दिखाई देती है। वैसे ही जो स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल है उसमें भी एक डायमेंशन हमें नहीं दिखाई देता, और जो यूनिवर्स है इट इज़ जस्ट लाइक अ होलोग्राम, जिसमें कि एक डायमेंशन सप्रेस कर दिया गया है। एंटेंगल्ड पार्टिकल्स को एक्सपेरिमेंटली 2019 12 जुलाई 2019 के एक्सपेरिमेंट में वेरीफाई किया गया। साइंस एडवांसेस वॉल्यूम 5 नंबर 7 में ये पेपर पब्लिश है, जिसमें ये चित्र आप देख रहे हैं कि 2 पेयर ऑफ पार्टिकल्स जनरेट किए गए, एक एंटेंगल थे, दूसरे के एंटेंगलमेंट को तोड़ दिया गया। तो ये देखा गया कि जो एंटेंगल पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और कॉजैलिटी को नहीं मानते, और जो एंटेंगल्ड पार्टिकल नहीं हैं वो कॉजैलिटी को मानते हैं, क्लासिकल रिजल्ट्स देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम स्पेस टाइम को क्रिएट करना चाहते हैं तो स्पेस टाइम को क्रिएट करने वाला क्वांटम एरर करेक्टिंग कोड जनरेट करना अगर हमें आ जाए तो हम स्पेस टाइम को जनरेट कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने जब ऐसा करने की कोशिश की तो एक स्ट्रेंज टाइप ऑफ स्पेस टाइम सामने उभर कर आया, जिसको कि ADS स्पेस कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं हम 3 डायमेंशनल स्पेस के बाद 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में आए, उसके बाद कर्व्ड स्पेस टाइम में आए, और फाइनली जो क्वांटम स्पेस टाइम है वो एंटी डी सिटर होलोग्राफिक स्पेस टाइम है, जो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जो फोल्ड किया जा सकता है, जिसमें घटनाएं जो हैं स्पेस टाइम को कर्व किया जा सकता है। और अब हम आते हैं फाइनल सेगमेंट में, जो कि लेटेस्ट रिसर्च है इल्यूजन ऑफ टाइम के बारे में। कार्लो रोवेली के इस रिसर्च को देखते हुए एंड्रयू जेफे ने कहा है कि ये फिज़िक्स के नियम हैं जिन्होंने सेंस ऑफ टाइम को जनरेट किया, अदरवाइज़ ये जो टाइम है इट इज़ एन इल्यूजन। और ऐसा ही क्वांटम लूप ग्रेविटी थियरी भी कुछ कहती है। तो क्वांटम लूप थियरी ये कहती है कि बिना टाइम के भी फिज़िक्स के नियमों को हम पढ़ सकते हैं। न्यूटन, आइंस्टीन और श्रोडिंजर ने जो मैथमेटिकल लैंग्वेज इस्तेमाल की थी, इट वाज नॉट फ्रॉम द नॉलेज बट फ्रॉम इग्नोरेंस। और फॉरवर्ड इन टाइम और बैकवर्ड इन टाइम जैसा कोई समय नहीं होता। समय 2 घटनाओं को के बीच के रिलेशनशिप को नापने के लिए बनाया गया एक मैथमेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है। जनरल रिलेटिविटी ये कहती है कि स्पेस एक स्मूथ सरफेस है। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ये हमेशा कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस हैं इस स्पेस में, एक्टिविटी से भरा हुआ है। क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स के बिहेवियर को ढूंढना चाहता है जो यूनिवर्स के भीतर हैं, स्पेस टाइम के भीतर हैं, जबकि क्वांटम ग्रेविटी स्पेस टाइम को ही एनालाइज करना चाहती है, स्पेस टाइम के बिहेवियर को एनालाइज करना चाहती है। तो जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि 2 तरीके से यूनिवर्स की कल्पना की गई। एक कि देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द यूनिवर्स, जो कि दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि यूनिवर्स के भीतर ही टाइम और स्पेस के डायमेंशन आपको दिखाई देंगे। अगर हम यूनिवर्स के बाहर टाइम और स्पेस, मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें यूनिवर्स में घटने वाली घटनाओं को हम नाप सकें, अगर ये संभव होता तो न्यूटन के नियम सही हो जाते और एक 3 डायमेंशनल स्पेस टाइम, स्टैटिक स्पेस टाइम की कल्पना को हम सही मान सकते थे। लेकिन ऐसा कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो ही नहीं सकता जो यूनिवर्स के बाहर स्थित हो। और इसलिए ये जो प्रिंसिपल है वो हमको एक दूसरी दिशा में ले जाता है जहाँ टाइम सिर्फ एक इल्यूजन है। व्हीलर डेविड इक्वेशन, ये क्वांटम लूप ग्रेविटी का बेसिक इक्वेशन है, जिसमें कि जनरल रिलेटिविटी के कॉन्सेप्ट और क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को जोड़ दिया गया है। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि किसी भी चीज़ को विद सर्टेनिटी नहीं नापा जा सकता,
इसीलिए जो हमारा यूनिवर्स है, अगर यूनिवर्स को हम एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट माने, एक यूनिवर्स ऑब्जेक्ट माने, तो उसकी पोजीशन को हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, कोई भी ज़ीरो माना जाएगा। सारे फ्लक्चुएशंस जो होते हैं उनका सम जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। इसी तरीके से हम उसके टाइम को नहीं नाप सकते, उसकी स्पीड को नहीं नाप सकते, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी टोटल वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये यूनिवर्स जो है, इसमें टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो ज़ीरो होता है। टोटल एनर्जी जो ऑपरेटर होता है उसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कैपिटल H कहते हैं, और आप चित्र में देख सकते हैं कि व्हीलर डीविट इक्वेशन कहता है कि कैपिटल H द हैमिल्टोनियन इज़ ज़ीरो फॉर दिस यूनिवर्स ऑब्जेक्ट। अब अगर ये हैमिल्टोनियन एक ऑपरेटर है तो उस ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए एक वेव फंक्शन चाहिए, एक फंक्शन चाहिए जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन कहते हैं। तो ये वेव फंक्शन पूरे यूनिवर्स को एक पॉइंट मानकर उसका वेव फंक्शन ये बतलाएगा, और इस वेव फंक्शन के द्वारा पूरे यूनिवर्स को अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब यूनिवर्स का सारा मैटर, सारे रेडिएशन, स्पेस, टाइम, हर चीज़ एक एंटेंगल्ड स्टेट में इस यूनिवर्स के भीतर है, जिसको एक सिंगल वेव फंक्शन से प्रदर्शित किया जा सकता है। क्योंकि H ऑपरेटर साई ज़ीरो है, तो जब उस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर हम टाइम का प्रभाव देखना चाहते हैं क्वांटम ग्रेविटी पर, तो हम व्हीलर डीविट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमको मिलता है डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल टू ज़ीरो। दैट मीन्स साई इज़ कॉन्स्टेंट, साई नेवर चेंजेस, साई कभी भी नहीं बदलता है, मतलब यूनिवर्स की अवस्था नहीं बदलती है, यूनिवर्स में समय के साथ यूनिवर्स नहीं बदलता है, इसलिए हम किसी भी चेंज को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि टाइम जो होता है वो चेंज को नापने के लिए होता है, और जब कोई चेंज नहीं हो रहा है तो टाइम यूजलेस हो जाता है, और इसलिए क्वांटम ग्रेविटी कहती है कि टाइम इज़ अ यूजलेस कॉन्सेप्ट, देयर इज़ नो क्लॉक आउटसाइड द यूनिवर्स जो टाइम को नाप सके। और इस तरीके से क्वांटम ग्रेविटी ये प्रूव करती है कि जो भी समय का कॉन्सेप्ट है वो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, मतलब सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, पास्ट और प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इस घटना के बाद 1955 में जब आइंस्टीन के बेस्ट फ्रेंड बेसो की डेथ हुई, तो उन्होंने इसी का रेफरेंस देते हुए कहा, पीपल लाइक अस हु बिलीव इन फिजिक्स नो दैट द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज़ ओनली अ स्टबर्नली परसिस्टेंट इल्यूजन। तो आइंस्टीन को भी अंततः ये मानना पड़ा कि टाइम इल्यूजन है, और इस तरीके से ये यूनिवर्स एक कांस्टेंट स्टैटिक वेव फंक्शन के द्वारा दिया जाता है। तो ब्लॉक यूनिवर्स एक रियलिटी है जिसमें हर घटना पूर्व निर्धारित होती है, क्योंकि किसी भी घटना के घटने का बीज उसके पास्ट में होता है, पास्ट में ही वो निर्धारित हो जाती है, और पास्ट को कभी बदला नहीं जा सकता। यूनिवर्स को एक पार्टिकल मानकर एक बहुत अच्छे एस्ट्रोनॉमिकल साइंटिस्ट ने, जो कि मिशियो काकू, जिनको आप हमेशा डिस्कवरी चैनल में देखते हैं, उन्होंने ये कहा कि यूनिवर्स अगर पार्टिकल है तो अलग अलग क्वांटम स्टेट में रह सकता है, लेकिन इसमें एक फ्लॉ है कि क्योंकि जो समय है वो यूनिवर्स के भीतर है, न कि बाहर, इसलिए यूनिवर्स के अलग अलग स्टेट नहीं हो सकते, और क्वांटम ग्रेविटी के इक्वेशन ये बतलाते हैं कि यूनिवर्स हमेशा एक जैसा बना रहता है, और इसलिए यूनिवर्स की अवस्था कभी नहीं बदल सकती। तो जॉन व्हीलर ने जो कहा था कि मैटर ये बतलाता है कि स्पेस टाइम को किस तरीके से मूव करना चाहिए, और स्पेस टाइम मैटर को बतलाते हैं कि उसे किस तरह से मूव करना चाहिए। मतलब कि जो एंटेंगलमेंट है, क्वांटम एंटेंगलमेंट है, उसकी थियोरी अल्टीमेटली हमको टाइम के सही कॉन्सेप्ट तक लेकर आती है, जो कि क्वांटम लूप थियोरी है। और ये एम्फेसाइज़ करती है, ये इस बात पर जोर देती है कि यूनिवर्स में स्पेस, टाइम, मैटर, रेडिएशन, ये सब के सब एंटेंगल्ड होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं, एंड द यूनिवर्स एज अ होल इज़ वन एंटेंगल्ड सिस्टम, एंड देयर इज़ नो नीड टू पोस्टुलेट एनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और टाइम। अब इस समय की जो खोज है उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं
क्वांटम लूप ग्रेविटी पर आकर 1988 में ही स्टीफन हॉकिंस जो कि ग्रेट विशनरी थे, उन्होंने कहा था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में कि 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो हमको टाइम के बारे में एक कंप्लीट यूनिफाइड थियोरी मिल जाएगी जिस दिशा में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अभी जो कुछ भी थियरीज़ हैं उन्हीं में कुछ जोड़ घटाकर हम अपने मन को समझा लेंगे कि ये जो फिज़िक्स है इसी के अनुसार समय चल रहा है और कोई नई थियरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला कंक्लूजन, ये दूसरा कंक्लूजन। तीसरा कंक्लूजन ये भी हो सकता है हॉकिंस के हिसाब से कि कोई थ्योरी ही हमें कभी ना मिले और हम हमेशा समय के इस भ्रम में उलझे रहें। लेकिन द विनर इज़ द फर्स्ट पॉस्टुलेट। धीरे धीरे हम एक नई थियरी लेकर आ रहे हैं जो रिलेटिविस्टिक फिनोमिना को क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना से जोड़ती है, जो यूनिवर्स को सब एटॉमिक पार्टिकल से जोड़ती है, और हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि समय जो है वो उसके बारे में एक सॉलिड थ्योरी क्वांटम ग्रेविटी के रूप में 21st सेंचुरी में हमको मिलेगी, जिससे फिज़िक्स के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे एंड वी विल गेट थियरी ऑफ एवरीथिंग वन डे।